Good evening, students. Welcome to Learners Academy. अनुष्का ऑनलाइन है, कुणाल, सलोनी एंड अंशिका. अनुष्का एंड अंशिका, क्या हुआ आज? सर फीवर आ रहा है. अच्छा, फीवर आ रहा है. ठीक है. देखो, एक थोड़ा सा डाउट है बच्चों को, सब लोग देख लो. देखो, पाइथागोरस थ्योरम जहां हमने प्रूव करी, पेज नंबर बोलना एक बार. पेज 140 145, वो थ्योरम 144 पे, 145 पे. देखिए, एक थ्योरम थी यहाँ पे, हमने इसको थोड़ा सा निग्लेक्ट किया क्योंकि उस चीज को हमने वैसे ही सिखा दिया था. ठीक है. थ्योरम क्या है? इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल to the hypotenuse, then the triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. whole triangle यानी बड़ा ट्राइंगल, each other यानी आपस में. ये कह रहा है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, कहां से? राइट एंगल के वर्टेक्स से. राइट एंगल का वर्टेक्स कौन सा है? ये 3 वर्टेक्स है, उसमें से राइट एंगल का वर्टेक्स ये है. यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हाइपोटेन्यूज पे, तो जो ट्राइंगल्स इस परपेंडिकुलर के इर्द गिर्द हैं, ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर हैं, वो आपस में भी ईच अदर भी वो सिमिलर होंगे, और ये होल ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल के भी क्या होंगे? वो सिमिलर. कुल मिला के तीनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के क्या होंगे? सिमिलर होंगे. इस चीज को हमने कैसे प्रूव किया? हमने ए सिमिलैरिटी से प्रूव किया. एक बार पहले नीचे वाला ट्राइंगल लिया और होल ट्राइंगल लिया, ए सिमिलैरिटी से प्रूव किया. फिर हमने ऊपर वाला ट्राइंगल लिया और फिर होल ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल लिया, उसमें भी हमने ए सिमिलैरिटी से प्रूव किया. अब नीचे वाला ट्राइंगल भी होल ट्राइंगल के सिमिलर है, ये ऊपर वाला ट्राइंगल भी होल ट्राइंगल के सिमिलर है, तो ऑब्वियसली ये दोनों आपस में भी सिमिलर होंगे. तो अब हमने जब इस टाइप का क्वेश्चन किया, जैसा कि आप कह रहे हो कि एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर बोलना उसका. यहाँ पे जो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, तो उसमें हमने ये थ्योरम डायरेक्ट क्यों नहीं अप्लाई करी है ना. इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल PQR में P पे राइट एंगल है, और ये कह रहा है M जो है पॉइंट है QR पे, सच दैट ये PM जो है इसके परपेंडिकुलर है. ठीक है. तो हमको ये प्रूव करना है कि PM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM इंटू MR. उसके लिए अपने को इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है. तो हमने वो थ्योरम एज इट इज ही क्यों नहीं यूज कर ली कि जब हम 90 डिग्री के वर्टेक्स से जब अपन परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो उस परपेंडिकुलर के इर्द गिर्द के जो दो ट्राइंगल्स हैं वो एक दूसरे के सिमिलर बनेंगे. ठीक है. उस थ्योरम का कोई प्रूफ नहीं दिया उन्होंने, थ्योरम दे दी लेकिन उसका कहीं कोई प्रूफ था नहीं था. तो वो थ्योरम इतनी स्ट्रॉन्ग थ्योरम नहीं है कि हम उसको एज इट इज यूज कर लें. पर फिर भी मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप सिंपली इन दोनों ट्राइंगल को एज इट इज सिमिलर मान लेना कि वी नो दैट, फिर वो स्टेटमेंट तो लिखना ही पड़ेगा ना कि we know that when we draw a perpendicular from the vertex of the right angle to the hypotenuse, then the two triangles on both sides of the perpendicular are similar to each other. इतना बड़ा लिखोगे उतनी देर में सिमिलरिटी प्रूव हो जाएगी. हाँ, ठीक है, समझ रहे हो? तो आपके ऊपर है. अगेन, आप चाहो तो सीधे सीधे सिमिलर मान लो और ये रेशियो निकाल लो सिमिलरिटी से, आप चाहो तो सिमिलर प्रूव करके निकाल लो. वेटेज पे भी डिपेंड करेगा, वेटेज कितने मार्क्स का है, प्लस इस पे भी डिपेंड करेगा आपके पास कितना टाइम बाकी है क्वेश्चन पेपर में, कितने क्वेश्चंस आपके अभी और छूट रहे हैं. मान लो लास्ट ही क्वेश्चन है, टाइम बाकी है, वो तो पूरा कर दो. ठीक है. 3 to 4 मार्क्स का तो ऑब्वियसली पूरा करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा. देखो, कुछ थ्योरम्स होती हैं जो प्रचलित थ्योरम्स होती हैं, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है ना, उनको एज इट इज उनका नाम काफी होता है, वो ब्रांड है अपने आप में, होता है ना, एक ब्रांडेड चीज होती है उसका नाम ही काफी होता है. वो ब्रांडेड चीज दुकान पे रखते ही बिकती है. हाँ, साकर सर नहीं आया आज, उनका नाम, अच्छा गए, वो तो गए. हाँ, अपनी दुकान पे अपन अगर ब्रांडेड चीज रखते हैं तो ऐसे बिक जाती है. तो पाइथागोरस थ्योरम तो एक तरीके से ब्रांडेड थ्योरम है, उसका तो ब्रांड चलता है. सॉल्यूशन के बीच में कहीं भी लिख दिया हमने बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इसको प्रूव करके बताओ, उसका तो नाम चलता है. लेकिन ये ऐसी थ्योरम है, इसका कोई ऐसा कोई स्पेशल नाम नहीं है कि हमने लिख दिया कि ऐसा होता है. क्यों होता है भाई, क्यों होता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है. ठीक है. तो अगेन, अगर 1 नंबर का है तो लिख भी दो, लेकिन अगर 3 से 4 नंबर का है तो प्रूव करना पड़ेगा.
ठीक है, क्लियर है? और कोई डाउट और कोई क्वेरी? ठीक, तो इसमें कहाँ तक कर लिए थे, कितने क्वेश्चंस कर लिए थे हमने? 7 कर लिया था। 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर दो जल्दी से, और ये फिगर ड्रॉ कर लो। फिगर 6.54 जल्दी से ड्रॉ करो। चलो 6.54 फिगर में देखो, देयर इज अ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी ट्राइंगल सभी को दिख रहा है? एवरीवन ऑफ यू कैन सी ना क्लियरली एबीसी ट्राइंगल? साफ साफ दिख रहा है ना? ऐसा तो नहीं कोई कोना कट रहा है? ठीक है, हाँ जी। अब इसमें 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। कहां से? एक इंटीरियर में, इस ट्राइंगल के इंटीरियर में एक पॉइंट ले लिया ओ, ले लिया। इस ट्राइंगल के इंटीरियर में एक पॉइंट ले लिया, कहीं भी जहां मन करा वहां पे एक पॉइंट डाल दिया ओ। ठीक है, डाल दिया। इस इंटीरियर वाले पॉइंट से 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए तीनों साइड्स पर। ए बी पर ड्रॉ करा ओ एफ परपेंडिकुलर, बीसी पर ड्रॉ करा ओ डी परपेंडिकुलर, और एसी पर ड्रॉ करा ओ ई परपेंडिकुलर। दिख रहा है सबको साफ साफ? गिवन इंफॉर्मेशन में भी है ओडी परपेंडिकुलर बीसी, ओई परपेंडिकुलर एसी, ओएफ परपेंडिकुलर एबी। क्लियर है यहां तक? अब ये सारी चीजें गिवन है, अब आपको ये 2 पॉइंट्स प्रूव करने हैं। पहला पॉइंट है ओए का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर, ओ ए। अब देखो ओ ए ओ बी ओ सी तीनों चीजें दिख रही हैं क्या इस फिगर में कहीं? नो। तो हमको ओ ए भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ओबी भी ड्रॉ करना पड़ेगा, और ओ सी भी। तो ड्रॉ करो ओ ए ओ बी ओ सी। मुझे बताओ डॉटेड लाइन में ड्रॉ करोगे या फुल लाइन में? वाई? क्यों आएगा? नहीं आएगा। मेरी बात सुनो, जो चीजें उन्होंने टू प्रूव में दे दी, जो चीजें उन्होंने टू प्रूव में दे दी, तो ये ओ ए में टू प्रूव, जब उसने प्रूव करने के लिए कहा है कि ओ ए का स्क्वायर ओबी का स्क्वायर ओसी का स्क्वायर ये प्रूव करो, तो ऑब्वियसली मैं ओ ए ओबी ओसी बनाऊंगा। ये मैंने मेरी सहूलियत के लिए नहीं बनाया है। कंस्ट्रक्शन में वो होता है जो मैं मेरी सहूलियत के लिए बना रहा हूँ, उसकी तरफ से कहीं हिंट नहीं है, मैं एक्स्ट्रा में बना रहा हूँ। भाई ये तो उसने प्रूव करने के लिए कहा है तो बनाना ही है ना। तो ये कंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा, फुल लाइन में ही आएगा ना। कंस्ट्रक्शन लिखोगे आप, ठीक है? बनाओ, बना लिया ओए ओबी ओबीसी, ठीक है। तो इस ओए का स्क्वायर, ओबी का स्क्वायर, ओसी का स्क्वायर माइनस ओडी का स्क्वायर, इसमें से ओडी का स्क्वायर माइनस करो, फिर माइनस करो ओई का स्क्वायर, फिर माइनस करो ओएफ का स्क्वायर। तो इस पूरी चीज की वैल्यू किसके बराबर आएगी? ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सीई का स्क्वायर। ठीक है, एक बार में पढ़ने में तो बड़ा भयानक सा दिख रहा है, अब इसको क्लोजली रीड करते हैं, अच्छे से बिल्कुल इसको समझते हैं। एक बार के लिए गिवन पॉइंट्स डाल दो सब लोग। इन ट्रायंगल ए बी सी O lies in the interior, O lies in the interior of triangle ABC। फर्स्ट पॉइंट तो ये है, O जो है इंटीरियर में एक पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में वो तीनों परपेंडिकुलर की इंफॉर्मेशन दे दो। OD किस किस के हैं? OD तो है BC के, कॉमा OE है किसके? AC के, कॉमा OF है किसके? AB के। राइट, बस ये पे गिवन इंफॉर्मेशन समाप्त होती है, और कुछ नहीं है गिवन में। कोई सा भी ट्राइंगल ले लो, बीच में O पॉइंट डाल दो, और O से 3 परपेंडिकुलर खींच दो, OD OB OD OE और OF। राइट, नाउ टू प्रूव तो टू प्रूव में तीनों पॉइंट्स मार्क करो, और दोनों पॉइंट्स मतलब OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, आगे है माइनस OD स्क्वायर माइनस, उसके बाद क्या है? OE स्क्वायर और माइनस इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CF CE स्क्वायर। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर
प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर। ठीक है जी, ये तो हो गई फॉर्मेलिटी। कंस्ट्रक्शन लिखना है नहीं हमें, है ना, ये चीज पहले क्लियर कर दी हमने। ठीक है, अब थोड़ा सा उस ट्रायंगल को क्लोजली स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके कुछ हासिल होगा। ठीक है ना, तो इतने ट्रायंगल के अंदर बस ये चीज और है जो इसमें ड्रॉन नहीं है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। ड्रॉ कर दी मैंने। ये ड्रॉ करने के बाद ये ट्राइंगल ABC जो है अब टोटल कितने ट्राइंगल्स में बट चुका है? 7 कहां दिख रहे हैं? मर्ज करके ट्राइंगल्स मत पढ़ो, मतलब अलग अलग ट्राइंगल, छोटे छोटे ट्राइंगल्स कितने हैं वो स्टडी करो बस। अच्छा छोड़ो, अब ये बताओ कितने राइट एंगल ट्राइंगल में पड़ चुका है? अब केवल राइट एंगल ट्राइंगल गिन के बताओ। कहां दिख रहे हैं तुम लोगों को? 8 सही तो है। देखो 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा कहां? ए, एक मिनट, ABE, लेकिन वो फिर 1 2 3 ट्राइंगल का मर्जर हो गया ना। मैंने कहा कि अलग अलग गिनो, मर्ज मत करो, ट्राइंगल्स को मर्ज मत करो। छोटे छोटे ट्राइंगल्स जो हैं डिसजॉइंट ट्राइंगल्स, डिसजॉइंट का मतलब होता है जो एक दूसरे से मिले हुए ना हो, अलग अलग हो। डिसजॉइंट ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ, 6 मिल रहे हैं। इन 6 ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, बिकॉज LHS में 6 चीजें हैं, चेक करो है इन 6 ट्राइंगल। लेकिन 6 ट्राइंगल्स में से 3 ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लग के पहली चीज प्रूव होगी, और बचे हुए 3 ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम करके दूसरी चीज प्रूव होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों में 6 लगेंगे, एक में 3 बार और दूसरे में 3 बार। अब कौन से ट्राइंगल में को यूज करके कौन सी स्टेटमेंट बनाए वो देखते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, इक्वेशन नंबर 1 को प्रूव करने के लिए इसमें क्या क्या चीजें वो एनालाइज करो। देखो इसमें OA स्क्वायर है, OB स्क्वायर है, OC स्क्वायर है, OD है, OE OF, AF स्क्वायर है, BD स्क्वायर है, CE स्क्वायर। तो AF कहाँ है? AF ये रहा। आप ये देखो OA OB OC ये 3 तो हाइपोटेन्यूज है या नहीं है? OA हाइपोटेन्यूज बनेगी, OB भी हाइपोटेन्यूज बनेगी। अच्छा OA हाइपोटेन्यूज किस ट्राइंगल के लिए बनेगी? इस ट्राइंगल के लिए भी बनेगी और इस ट्राइंगल के लिए भी बनेगी। इस ट्राइंगल में भी ये 90 डिग्री के सामने है और इस ट्राइंगल में भी ये 90 डिग्री के सामने। तो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के लिए ये OA क्या बनेगी? हाइपोटेन्यूज बनेगी। थोड़ा छोटा लग रहा है ना, थोड़ा और जूम करते हैं। क्या देखो अब क्लियरली दिखाई देगा? भाई समझ में आना चाहिए आपको अच्छे से। ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री तो ये 6 राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। अब इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज OA है और इस ट्राइंगल का, मतलब ट्राइंगल नंबर 1 कह दो, ट्राइंगल नंबर 2 कह दो, तो ट्राइंगल नंबर 1 का हाइपोटेन्यूज OA, ट्राइंगल नंबर 2 का हाइपोटेन्यूज भी OA। ट्राइंगल नंबर 3 और 4 का हाइपोटेन्यूज सेम है अगेन, कौन सा? OB, BO या OB। और ट्राइंगल नंबर 5 और ट्राइंगल नंबर 6 का हाइपोटेन्यूज ये क्या है? OC है। ये साफ साफ दिख रहा है? ठीक है, एक बार ये नंबरिंग हटा देता हूँ क्योंकि अपने को तो सॉल्यूशन में तो ट्रायंगल का नाम ही लिखना होगा, नंबरिंग नहीं दे सकते। हाँ जी, अब जो है यहाँ पे एक चीज देखिए कि OA OB OC ये तो हो गए 3 हाइपोटेन्यूज। उसके अलावा क्या क्या चीजें हैं? OC है, OD है, OE है, सॉरी OC तो हाइपोटेन्यूज में हो गया, OD है, OE है, OF है। आप ये देखिए OD OE OF कहाँ कहाँ आ रहे हैं? इन तीनों की बात कर रहा हूं मैं, OD OE OF। OD, वेयर इज OD? ये रहा, मैं इसको रेड कर देता हूं, चलो OD। फिर है OE, ये कहां रहा है? ये रहा। फिर है क्या? OF, ये रहा। अब ऐसा ट्राइंगल जिसमें ये हाइपोटेन्यूज भी हो और ये 3 साइड्स भी हो, अगेन 6 के 6 ही काउंट होंगे,
अभी भी 6 के 6 ही काउंट होंगे। भाई मैंने कहा ओ ए किस में आ रहा है, तो आप कहोगे सर ओ ए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। फिर मैं कहूंगा कि देखो ओ ई और ओ एफ, तो ओ ई और ओ एफ भी, ओ ई इसमें आ गया, ओ एफ इसमें आ गया, तो अभी भी ट्राइंगल्स का सिलेक्शन नहीं हो सकता। अब सिलेक्शन हो जाएगा इन 3 चीजों से। ए एफ किस में आ रहा है, तो देखो ए एफ इसमें आ रहा है, ए एफ किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। बी डी किस में आ रहा है, बी डी इसमें आ रहा है। और सीई किस में आ रहा है, सीई इसमें आ रहा है। और बीच के हाइपोटेन्यूज तो लेनी है। अब आप क्लियरली देख पाएंगे कौन से 3 ट्राइंगल यूज हो रहे हैं, दिख रहे हैं? क्या किया मैंने केवल 9 साइड्स को अलग से हाईलाइट किया है। 6 इधर हैं एलएचएस में, 3 उधर हैं। इनको हाईलाइट करते अब आपको 3 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। इन 3 ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहली इक्वेशन प्रूव हो जाएगी। इन 3 ट्राइंगल, जैसे पहली ट्राइंगल में लगाओगे तो क्या लिखोगे, ओए का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है ना ओए, तो ओए का स्क्वायर इक्वल टू एएफ का स्क्वायर प्लस ओएफ का स्क्वायर। इस ट्राइंगल में क्या कहोगे, ओबी का स्क्वायर इक्वल टू ओडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर। इस ट्राइंगल में क्या कहोगे, ओसी का स्क्वायर इक्वल टू ओई का स्क्वायर प्लस सीई का। कर सकते हो, शुरू हो जाओ। तो एक बार आप आना, आपके फिगर में हल्का सा कहीं से भी निशान लगा लो भाई कौन कौन सा लेना है, क्योंकि ये सब हट जाएगा अभी मैं वहां जाऊंगा। तो एक ये वाला लेना है, यहां से शुरू होना है। देखो बेसिकली क्या करना है, इस वाले ट्राइंगल को लेना है, फिर इसको छोड़ के इसको लेना है, फिर इसको छोड़ के इसको लेना है, एक छोड़ के एक लेना है, ये वाला लेना है, फिर ये वाला लेना है, और फिर ये वाला लेना है। ठीक है ना, इन ट्राइंगल्स को हमको यूज करना है। चलिए शुरू हो जाइए। कोई बताने नहीं आएगा एग्जाम में कौन सा करना है, अपने को जो टू प्रूव है उसमें से छांटना है कि कौन सा ट्राइंगल यूज करें ताकि ये चीज प्रूव हो जाए। ठीक है, इन ट्राइंगल हेयर, इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल कौन सा लिया था, ये वाला लिया था ना, ये तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ, ए एफ ओ ले लो, ए एफ ओ 90 डिग्री को बीच में लेने की कोशिश करो, ए एफ ओ। ठीक है, हेयर इन ट्राइंगल ए एफ ओ, ए एफ ओ, एंगल ए एफ ओ 90 डिग्री होगा। क्यों होगा भाई, कहीं गिवन तो है नहीं, रीजन बताओ। कौन किसके परपेंडिकुलर है, ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी के, गिवन है ना, तो रीजन डालो बिकॉज ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी। ठीक है, so by using Pythagoras theorem, so by using Pythagoras theorem, दिव्यांग बताओ पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है। हाँ, हाँ भव्य बताओ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एक साइड और अदर 2 साइड्स का स्क्वायर, बिल्कुल इसी भाषा में कल 10 बार लिख के लाएगा, जिस भाषा में मैं कह रहा हूँ। इससे सरल भाषा में तो शायद कोई टीचर नहीं बताता होगा, बिल्कुल ये गांव के स्कूल्स वाली भाषा बता रहा हूँ। अंडी की साइड ले ले हाइपोटेन्यूज को स्क्वायर, और उंडी की साइड ले ले बचेड़ी 2 साइड्स को स्क्वायर। ठीक है, और कौन सी भाषा बता, इंग्लिश में बता दी, हिंदी में बता दी, मारवाड़ी में बता दी, और एक सिंधी और आती है पर तेरे को समझ नहीं आएगी। ठीक है, नहीं ना, क्वेश्चन के बीच में कोई कॉमेडी नहीं चलेगी, है ना। हाँ जी, समझ में आई बात। क्या लिख के लाएगा कि एक साइड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दूसरी साइड बची हुई 2 साइड्स का स्क्वायर, अदर साइड्स का स्क्वायर का सम, जोड़, उनका जोड़, है ना, यही कहता है पाइथागोरस। तो अब मैंने आपको ये बताया था कि ये सोचना भी आपको है कि मैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एलएचएस में लूं और बची 2 साइड्स का स्क्वायर आरएचएस में लूं, या बची हुई 2 साइड्स का स्क्वायर एलएचएस में लूं और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आरएचएस में। ये भी हमको डिसाइड करना है, कभी ये इधर होता है कभी ये इधर होता है। तो हम देखते हैं इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सी है, ट्राइंगल एएफओ में हाइपोटेन्यूज कौन सी है, ओ ए हाइपोटेन्यूज है, देख सकते हो, ये ओ ए ही तो हाइपोटेन्यूज है। तो ओ ए हाइपोटेन्यूज जो मेरे क्वेश्चन है उसमें कहां है, एलएचएस में या आरएचएस में, एलएचएस, उसमें ये कहां पर है, तो मैं भी कहां लूंगा, क्योंकि शक्ल तो ऐसी बनानी है, शक्ल तो ऐसी बनानी है ना अल्टीमेटली। तो अगर इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एलएचएस में है तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके उसको एलएचएस में ही लूंगा। ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू, बची हुई 2 साइड्स कौन सी हुई, ए एफ ओ में से ओ ए तो इधर आ गया, एक तो हो गया ए एफ
ए ओ वाली पहले लो, ओ एफ पहले ले लो और एफ, ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ, इसको मार्क करो इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल, बाकी के 2 ट्रायंगल्स में भी ऐसा ही काम करना है, कर दोगे? करो, माइनस करके इक्वेशन मार्क करोगे, कर सकते हो, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप समझ जाओगे, हो सकता है सारे ना समझे, तो अपन माइनस एंड में करेंगे, अपन माइनस ना, क्यों ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। देखो अपन तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 3 एलिमेंट्स तो इधर हो जाएंगे और 6 एलिमेंट्स उधर हो जाएंगे, उन 6 में से 3 को इधर बुला लेंगे तो तीनों इधर आके माइनस हो जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 अगेन इन ट्राइंगल। अब ट्राइंगल नंबर 2 बताना जरा, बीडीओ, बीडीओ, तो इसमें कौन सा एंगल 90 डिग्री है? वही एंगल बीडीओ ही होगा, ऑब्वियसली आपने 90 डिग्री वाला सेंटर में लिया होगा। अच्छा, इसका रीजन क्या बनेगा? गिवन कुछ भी, किसी का भी रीजन नहीं बनेगा, क्योंकि कहीं पर भी गिवन नहीं है कि 90 डिग्री है, गिवन तो परपेंडिकुलर वाले पॉइंट्स हैं, तो रीजन हमेशा परपेंडिकुलर वाले पॉइंट्स बनेंगे। तो बोलो बीडीओ को 90 डिग्री क्यों माना आपने? क्योंकि बीडीओ, क्योंकि ओडी परपेंडिकुलर है किसके? बीसी के, बिकॉज ओडी परपेंडिकुलर टू बीसी। सो अब बार बार तो लिखेंगे नहीं वो, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो सो लगा के स्टेटमेंट बोलो, इधर की साइड हाइपोटेन्यूज नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कौन है आपकी बार हाइपोटेन्यूज? ओबी, तो ओबी का स्क्वायर और बची हुई 2 साइड्स ओडी का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर, लास्ट ट्राइंगल अगेन इन ट्रायंगल, बोलो तीसरा ट्रायंगल सीईओ, वेरी गुड, कौन सा एंगल? सीईओ ही 90 डिग्री, रीजन ओई परपेंडिकुलर, तो तीनों रीजंस एक एक जगह काम आ गया ना, ये 3 चीजें गिवन थी, एक बार गिवन था ओ एफ परपेंडिकुलर ए बी, एक बार ओडी परपेंडिकुलर बीसी और एक बार ओई परपेंडिकुलर, तीनों इक्वेशन में एक एक अलग अलग काम आ गए। ठीक है, सो इसमें लगाओ पाइथागोरस थ्योरम जरा, इसमें कौन होगा मेरा हाइपोटेनस? ओसी, तो ओसी का स्क्वायर इक्वल टू ओई का स्क्वायर प्लस सीई का स्क्वायर, मार्क दिस इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है? तीनों इक्वेशंस को ऐड करना है, क्यों? क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है उसमें तीनों हाइपोटेन्यूज ऐड हो रहे हैं, ओए ओबी ओसी तीनों ऐड हो रहे हैं, तो तीनों हाइपोटेन्यूज ऐड कब हो सकते हैं? जब तीनों इक्वेशंस ऐड हो जाएं। ठीक है, तो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 2 and 3, now adding equation 1 equation 2 and equation 3 we get, तो तीनों इक्वेशन के तीनों एलएचएस जोड़ दो, इसका एलएचएस क्या है? ओए, इसका एलएचएस क्या है? ओबी, इसका एलएचएस क्या है? ओसी, तो एलएचएस तो बन जाएगा ओए स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर प्लस ओसी, और आरएचएस में सबके 2 टर्म्स हैं, तो 2 2 2 6 टर्म्स हो जाएंगे टोटल। इधर क्या होगा? ओ एफ ए एफ लिखते जाओ, एक काम करो, देखो सीक्वेंस में नोट डाउन करो, आपको ये 6 टर्म्स लिखने हैं आरएचएस में, है ना? कौन से? 2 ये, 2 ये और 2 ये, तो सीक्वेंस में लिखते हैं, पहले 3 ओ वाले लिखते हैं, ओ एफ ओ डी ओ ई, और फिर बाद में लिखते हैं ए एफ बी डी सी ई। ठीक है ना? कैसे भी लिख सकते हैं, प्लस ही तो करना है, तो पहले मैं लिखता हूं ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, और उसके बाद क्या लिखते हैं? ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। उल्टा मैं तो ये कहूंगा, और भी थोड़ा सा अरेंज करना चाहो तो पहले ओ डी लिखो असेंडिंग ऑर्डर में, डी, फिर लिखो ओ ई, फिर लिखो ओ एफ, फिर इधर से ए एफ, ए के बाद बी डी सी। नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं, बाद में अरेंज करना पड़ेगा, एक स्टेप बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको टू प्रूफ जैसी शक्ल बनानी है ना। अब टू प्रूफ में वो अरेंज है, देखो ध्यान से, डी ई एफ और इधर एफ ए बी सी। ठीक है, लिख दिया तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, तो बोलो ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर ओ एफ स्क्वायर और ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर एंड
प्लस सीई स्क्वायर। ये हो गए ऐड, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। कोई डाउट? नो। अब जो आपको प्रूव करना है उसमें और इस इक्वेशन में कितना डिफरेंस रह गया वो चेक करो। देखो जो आपको प्रूव करना है उसमें ओए ओबी ओसी एलएचएस में ही है, ओए ओबी ओसी, तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है। एएफ बीडी सीई आरएचएस में है, तो हमारे पास भी एएफ बीडी सीई आरएचएस में है, इसको भी नहीं छेड़ना। बट ये तीन लोग जो हैं, ये तीन लोग जो प्रूव करना है उसमें एलएचएस में बैठे हैं और हमारे पास ये आरएचएस में बैठे हैं, तो कोई बात नहीं, आरएचएस से एलएचएस में ले जाएंगे। जैसे आरएचएस एलएचएस में ले जाएंगे तो प्लस के माइनस हो जाएंगे और सेम टू सेम वैसी की वैसी शक्ल बन जाएगी जैसा प्रूव करना था। ठीक है, कर दो एक स्टेप और एंड वी आर डन। ओए स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर, उधर से बुलाओ ओडी को भैया, माइनस हो जाओ, वो ओई भी हो गए माइनस और ओएफ भी हो गए माइनस, इक्वल टू अब इधर जो बचे हैं वो बचे हैं एएफ स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। तो दिखने में ही भयानक था, एक बार फोकस किया ना तो देखो कितना आसान लगा। एक बार जब अपन ने फोकस कर लिया तो एक मतलब पहली बार करने के बाद दो ट्रायंगल्स तो आपने खुद नहीं कर दिए, मोस्टली स्टूडेंट्स ने। तो बस क्या चीज करने की जरूरत है, ठंडे दिमाग से उस पर फोकस करने की जरूरत है। भाई क्या रहा है उसकी बात सुनो, उसकी बात सुनो आराम से तसल्ली से, बहुत इजी क्वेश्चन लगे। ठीक है ना, मतलब पैनिक नहीं करना है कि यार इतना बड़ा हो गया अब क्या करूं। ठीक है, समझ गए? और यही पॉइंट ऑफ व्यू अपन एग्जाम में भी फॉलो करेंगे, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन डिफरेंट भी आ सकते हैं, नए भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं जो आज से पहले आपने नहीं देखे। बिल्कुल चांसेस होते हैं, 10% पेपर बाहर का ही होता है, मतलब बाहर का मतलब है बाहर के क्वेश्चंस, 90% ही एनसीईआरटी होता है। तो इफ यू आर प्लानिंग फॉर 100% मार्क्स तो आपको उन क्वेश्चन से भी डील करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, देखें ये क्या कहते हैं साहब। देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर इन तीनों के बराबर है। आप ध्यान से सोचो, ये ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सीई स्क्वायर तो वही तीन लोग हैं जो उधर आरएचएस में थे। तो अगर ए ई स्क्वायर सी डी स्क्वायर बी एफ स्क्वायर का सम इसके इक्वल प्रूव हो जाए जो इसके एलएचएस में है, इसका सम अगर इसके इक्वल प्रूव हो जाए, नहीं समझे क्या कहा मैंने? देखो ये 3 और ये 6 अगर बराबर प्रूव हो जाए, ये दोनों, ये वाले 3 और ये 6 बराबर प्रूव हो जाए, तो ये तो इसके इक्वल है ना, तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। ये तो प्रूव करना है कि ये 3 ही तो यहाँ बैठे हैं भाई, ये 3 लोग ही तो यहाँ बैठे हैं ना। तो बेसिकली मैं यूं क्यों मानूं कि मुझे इन 3 को इन 3 के इक्वल प्रूव करना है, इसको मारो गोली, मुझे तो इन 3 को उन 3 के इक्वल प्रूव करना है, बात तो एक ही है। तो उन 3 के इक्वल प्रूव करने के लिए इन 6 के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 अगेन फिर इन 6 के इक्वल है। समझ में आई? तो अल्टीमेट टारगेट क्या हो गया, these 6 टर्म्स का सम डिफरेंस जो भी दिख रहा है वो इक्वल होना चाहिए इसके। अब मुझे बोलते जाओ, अलग से मैं रेड मार्क करता हूं। सबसे पहले क्या है, ओए ट्रायंगल पहचान रहे हैं हम, कौन से ट्रायंगल लेने पड़ेंगे? वैसे तो आपको हिंट दूं, 6 में से 3 ले लिए थे, बचे हुए 3 है, पर फिर भी चलो पहले ये आ जाए कल को तो कैसे अपन देखेंगे, है ना। ओए आगे क्या है, ओबी आगे क्या है, ये हाइपोटेन्यूज को आएंगे ही आएंगे हमेशा ही। अब ओडी ओई ओएफ भी आएंगे, ओडी ओई। अब इन 6 में से कौन कौन से लेने, 3 आपको, ये 3 नहीं लेने अब की बार, ये 3 लेने, ए ई सी डी और डी एफ। ए देखो पहले ए एफ लिया था, अब ए ई ले रहा हूं, समझे? पहले लेफ्ट साइड वाला लिया था, अब राइट साइड वाला। सी डी ले रहे हो तो सी डी ले रहे हो, पहले बी डी लिया था याद हो तो, इधर की साइड वाला। बी एफ है या ई है? बी ई है, वो बी ई है, हाँ बी एफ है, ठीक है। तो बी एफ ले रहे हैं, याद करो पहले ए एफ लिया होगा। चलो इसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर देता हूं, ट्रायंगल पहचानो, कौन से 3 ट्रायंगल चाहिए, दिख रहे हैं? ये 3 ट्रायंगल में अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 1 2 3 लगा दोगे? उससे पहले हम क्या करते हैं, जो अभी अभी हमने प्रूव किया है ना उसको भी एक इक्वेशन मार्क कर दो, इक्वेशन 4 या हाँ जो भी नेक्स्ट है, 4 है ना, 4 ये तो मार्क करो।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका प्रूव करते हैं। इसको तो इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर ही दिया होगा ना, इक्वेशन 4। तो सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए नाउ इन ट्राइंगल, बोलो ट्राइंगल नंबर 1 क्या, AEO 90 डिग्री वाला सेंटर में ले लेना है ना। कौन सा एंगल है 90 डिग्री, ए वाला, ई वाला एंगल AEO इक्वल टू 90 डिग्री। बिकॉज परपेंडिकुलर क्यों है ये, मतलब कौन परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हुआ, OE परपेंडिकुलर टू AC। वेरी गुड अवनी, देखो आप सब सारी चीजें खुद बता रहे हो, ठीक है ना। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, नहीं लिखूंगा वो चीज, आप तो डायरेक्ट बताओ बनेगा क्या पाइथागोरस थ्योरम से। इधर लो हाइपोटेन्यूज को, तो क्या लोगे, कौन है हाइपोटेन्यूज इसमें, OA, OE तो था हाइपोटेन्यूज, बचा क्या OE प्लस AE। नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन 5। चलो ट्राइंगल नंबर 2 इस वाले केस में बोलो अगला, CEO CDO, हाँ ठीक है, CDO एंगल CDO इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन भी बोलो, बिकॉज OD परपेंडिकुलर CD, BC, OD परपेंडिकुलर BC। अच्छा ये देखो, ये थोड़ा सा यहाँ पे गैप दिया करो, मेरे पास जगह नहीं बचती, थोड़ा सा गैप देके आगे लिखा करो रीजन, है ना, मतलब रीजन बिल्कुल कोने में दिखाई दे, ऐसे मर्ज ना हो ये। नहीं तो कई बार आप ऐसे पढ़ सकते हो, पता है क्या, कि 90 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय OD एक साथ मिला हुआ है तो ऐसे पढ़ सकते हैं ना, पर 90 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय OD, हाँ, बिकॉज मान लो नहीं लगाया, बिकॉज मान लो नहीं लगाया और कोने में OD लिख दिया, तो वो ऐसे पढ़ने में ना आ जाए। चलो आपको पढ़ने में, आपको तो पता है, लेकिन चेक करने वाला उसको ये मान ले तो इसलिए थोड़ा सा गैप लगा के रखोगे आप, है ना। तो सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बोलो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, OC, OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, है ना, CD स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6, लास्ट ट्राइंगल, इस केस का भी और इस पूरे इक्वेशन का भी, पूरे 6 के 6 कवर कर लिया अपन ने। क्या है, DFO, DFO एंगल DF, EFO, B फॉर बॉल, DFO एंगल DFO इक्वल टू 90 डिग्री। भाई आप लोग बता रहे हो, करे जा रहा हूं मैं तो, है ना, सही बताना, बिकॉज OF परपेंडिकुलर AP। सो इक्वेशन सही बननी चाहिए, एंगल एंगल तो चलो आप थोड़ा बहुत गलत भी बता दो तो चल जाएगा। हाँ इक्वेशन बताओ यहाँ पे, OB स्क्वायर इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। इक्वेशन 7, आप एक चीज एनालाइज करके देख लेना, इक्वेशन 1 2 3 में जो RHS के 6 टर्म्स थे, इक्वेशन 5 6 7 में भी RHS के यही 6 टर्म्स हैं। नहीं अलग अलग है, सॉरी अलग है, अलग है, डिफरेंट है। LHS के सेम है, RHS के कुछ तो डिफरेंट होगा ना, LHS के सेम है तो RHS के डिफरेंट हो, ठीक है। चलो काम तो वही करना है, एडिंग इक्वेशन 5 6 7, जैसे 1 2 3 ऐड किया था, नाउ एडिंग इक्वेशन 5, इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7 वी गेट। तो 5 6 7 के LHS रीड करके बताओ। OA OC और OB है, लेकिन मैं सीक्वेंस में लिखता हूँ, OA OB और OC, ठीक है, OA स्क्वायर OB स्क्वायर और OE स्क्वायर। और ये 6 टर्म्स को भी सीक्वेंस में बताओ कैसे लिखेंगे, पहले OO वाले बता दो, OD OE और OF, पहले तो OD OE OF, OD और फिर OE और फिर OF, ठीक है। सीक्वेंस में वैसे OE पहले आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम अल्फाबेटिकली अरेंज कर देते हैं, उससे समझ थोड़ी सी अच्छी बनेगी, है ना, OE OF। अब बचे हुए 3 टर्म्स कौन कौन से बचे देखो, बचा AE, फिर CD और फिर BF। तो पहले BF लिखता हूँ, A के बाद B आता है ना, AE BF और फिर लास्ट में कैसे भी लिख दो,
अच्छा क्वेश्चन में AE CD और BF है, ठीक है कोई बात नहीं, AE स्क्वायर CD स्क्वायर BF प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। ठीक है, जैसे पहले हमने किया OD OE OF को RHS से LHS में लेके गए तो उधर जाके माइनस हो गए थे, अब की बार भी वैसा का वैसा ही करो। ये हाइपोटेन्यूस, 3 हाइपोटेन्यूस को तो यहीं रखो, OA स्क्वायर OB स्क्वायर एंड OC स्क्वायर, ये 3 तो यहीं रहेंगे। उधर से उन तीनों को बुलाओ, माइनस OD माइनस OE माइनस OF। अब वहां बचता क्या है, AE प्लस CD प्लस BF, और इसको मार्क कर दो अगली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 8। यहां तक हो गया। अब आप एक चीज चेक करो कि इक्वेशन 4th और इक्वेशन 8th दोनों के LHS एग्जैक्टली सेम है क्या, चेक करो सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक में। इक्वेशन 4th और इक्वेशन 8th के LHS पार्ट एग्जैक्टली सेम हो गए, वही 6 टर्म्स हैं, वही प्लस माइनस है, इसलिए मैंने सीक्वेंस में भी लिखवाया था OA OB OC माइनस OD माइनस OE माइनस OF। ऐसे कैसे उधर है, ऐसे कैसे उधर है, फिर सोचना ही ना पड़े, इसलिए मैंने पहले सीक्वेंस में लिखवा दिया। तो अगर दोनों के LHS सेम है तो दोनों के RHS भी सेम होंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 8 आपका काम हो चुका है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 8 को कंपेयर करते हैं तो दोनों के RHS सेम हो जाएंगे। 4 का RHS क्या है, 4 का RHS है AFBDCE और इसका RHS है AECDBF। ठीक है, बोलो 4 का RHS क्या है, वी गेट AFBDCE और इसका RHS AECD और BF, और यही प्रूव करना है आपको सेकंड पार्ट में। चेक करो वर्ड टू वर्ड मैच हो गया सारा, प्रूव इजी। शिवम समझ आया, तबीयत सही नहीं हुई अभी तक, हाँ खांस रहा था, कब ऊपर खांस रहा था, नीचे खांसी नहीं आती, या दबा के रख, नहीं अगर नीचे खांसी नहीं आती तो फिर तू नीचे बैठ, यहीं पे सो भी सकता है, बढ़िया खांसी नहीं आती तो पढ़ भी लेना बैठे बैठे, ऊपर तो फिर ठीक है, तो अभी उठ जाएगा तू तो, ठीक, हाँ जी चलो ठीक है, क्लियर है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट इस क्वेश्चन में, अनुष्का, अंशिका, कलोनी, कुणाल, यशमी, नो सर, नो सर। क्या 1 घंटा हो गया इस क्वेश्चन को, ओके कोई बात नहीं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हाँ एक दिन में एक क्वेश्चन करोगे तो कौन से साल में फिर कोर्स खत्म करोगे, बोर्ड के बाद, हाँ फिर चलो 9th क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है, तो ये क्वेश्चन तो मैं समझा रहा हूँ, आपको होमवर्क करना है। 9th 10th 11th ये सरल सरल आ गया यार, 12th देखूं, 12th भी इजी है, चलो 1 मिनट रुको, नहीं 9 10 11 12 चलो 9 तो बहुत इजी है, फटाफट से देखो। ए लैडर, इधर ही देख लो ओरली, आपको फिर घर से करना है। एक लैडर है, लैडर समझते हो क्या होता है, कौन सी सीढ़ी, जो लकड़ी की सीढ़ी होती है, जो ऐसे अपन कहीं पर भी प्लेस करके और ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है ना, मतलब हमारे घर में जो पक्की सीढ़ी बनी हुई, हाँ वो तो स्टेयर्स होती है ना, इनको इसको बोलते हैं हाँ लैडर, जैसे पतंग लूटने तू जाता है ना जिससे, ठीक है चलो ठीक है। ए लैडर, हाँ जी बस, ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो, मान लो कि ये एक दीवार है किसी मकान की, उसकी विंडो मान लो यहाँ पर है, ठीक है, तो 10 मीटर लंबी सीढ़ी जो है विंडो पे रीच कर गई, ये 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, लैडर है, वो विंडो पे रीच करती है, और वो जो विंडो है वो ग्राउंड से कितनी ऊंची है, 8 मीटर, ये मान लो ग्राउंड है तो ग्राउंड से कितनी ऊंची है, 8 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द, तो बेस ऑफ द वॉल ये है,
भाई वॉल का जो बेस है जहाँ पे वो वॉल जो है दीवार जो जमीन से मिल रही है वो बेस हो गया। इस बेस से इस लैडर का जो ये फुट है इसके बीच की दूरी सीधे सीधे पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो। ये हाइपोटेन्यूज है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर एक तरफ रहता है और ये दोनों एक तरफ रहते हैं। मान लो इसको अगर मैं x मान लूं, इसको अगर मैं x मान लूं तो ये तो अकेला रहेगा एक तरफ और ये दोनों अलग अलग रहेंगे। अच्छा मिसिंग पार्ट क्या है? हाइपोटेन्यूज मिसिंग है या उन दोनों में से कोई मिसिंग है? उन दोनों में। तो जो मिसिंग होता है वो कहाँ रहता है? दोनों में से LHS। तो मैं क्या लिखूंगा? x का स्क्वायर प्लस उधर ठीक है 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू RHS में कौन रहेगा? कौन रहेगा RHS में? हाइपोटेन्यूज। 10 का स्क्वायर है। ठीक है इसको सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर ही रहेगा, 8 का स्क्वायर 64 बन जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 बन जाएगा। तो x का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस क्या होता है वो 36। तो x का स्क्वायर 36 है तो x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से स्क्वायर हटेगा वहां रूट लगेगा, 36 का रूट क्या होता है 6 मीटर, यानी कि ये वैल्यू क्या है 6 मीटर। इजी, काफी सरल है। नहीं बुक्स बंद नहीं करनी है, क्लियर है ना? तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन, ये छोटे मोटे क्वेश्चन भी अपने आप नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ है ना, छोटा मोटा क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करवा दिया। अब क्या स्टेप्स ही तो लिखनी है, स्टेप्स लिख देना। कैसे? लेंथ ऑफ द लैडर 10 मीटर, फिर आप लिख दोगे हाइट ऑफ द विंडो 8 मीटर, फिर आप लिखोगे डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, उसको मान लो b, लेट इट बी x मीटर, उसको x मीटर मान लो और फिर लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है 10th वाला पढ़ो। एक गाय वायर, गाय वायर क्या होती है पता है? ये फिजिक्स में आती होगी, सही कह रहा है वो, फिजिक्स में आती है तुम्हारे, पर तुम्हारे तो अभी अगले साल आएगी ना। हाँ क्या कह रहे हो? नहीं, आपने देखा होगा खंबा होता है ना, एक खंबा तो देखा है बिजली का खंबा, उस बिजली के खंबे से एक वायर अटैच होकर जमीन पे लगी हुई रहती है अक्सर। आपने कब से सोचा होगा ये वायर क्यों है? कई बार तो ऐसा लगता है कि शायद ये इसमें करंट भी अपने को लगता है, पर कोई कोई सोचता है कि पोल को रोकने के लिए। ठीक है अब वो साइंस वाले सर से एग्जैक्टली पूछना फिजिक्स वाले सर से क्यों होती है, उसमें अर्थिंग वर्थिंग का कोई पंगा रहता है, जो भी रहता है ना अर्थिंग के लिए रहती है जो, उसको कहते हैं गाय वायर। उसको क्या कहते हैं? ठीक है एक गाय वायर अटैच्ड टू ए वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल की हाइट कितनी है? यश उधर देख लें, फिर कहेगा समझ नहीं आया था। वर्टिकल पोल की हाइट कितनी है और गाय वायर की लंबाई कितनी है? तो गाय वायर ऐसे कुछ होगी टॉप से लेके नीचे तक। ठीक है तो एंड हैज ए स्टेक अटैच टू द अदर एंड, ये क्या कह रहा है कि दूसरा एंड जो है वो यहाँ पे अटैच, मतलब बिल्कुल सीधी तनी हुई है, ये बिल्कुल सीधी खींची हुई है, बीच में कहीं बैंड नहीं है। ठीक है हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टेक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टॉट। टॉट का मतलब होता है बिल्कुल सीधा तना हुआ होना, TAUT टॉट मतलब बिल्कुल सीधा। तो ये जो उसका दूसरा स्टेक है, स्टेक का मतलब दूसरा जो छोर है, उसको मैं वो उसकी खंबे की बेस से कितनी दूर लेके जाऊं ताकि वो बिल्कुल सीधी तनी हुई हो जाए। तो बेसिकली आपको वही बेस निकालना है जो अभी निकाला था, वही बेस निकालना है, सेम टू सेम। इसको x मान लेना, वही x का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर। क्या आएगा आंसर? 30 आएगा शायद, नहीं 30 तो आ ही नहीं सकता। 9 12 9 12 12 9 144 3 4, चलो देख लेना जो भी आएगा, शायद मेरे हिसाब से परफेक्ट नहीं आएगा अब की बार। 52, हाँ तो इसका रूट परफेक्ट नहीं है ना, वही तो कह रहा हूँ, परफेक्ट नहीं आएगा, रूट में आएगा आंसर। हाँ जो भी आएगा रूट में आ जाएगा। ठीक है चलो काफी है फिर, तो 2 क्वेश्चन ही दिए और काफी सरल दिए, हो जाने चाहिए कल तक। ठीक है ना, ओके, थैंक यू so much for listening to us, have a nice day, keep learning and bye.